ऑब्जेक्ट serialization पर आते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरव्यू से, और अक्सर इसके एक प्रोग्राम है जो पूछता है आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में। कॉलेज में तो नहीं, लेकिन कॉलेज से बाहर जब बेंगलोर और हैदराबाद के साइड में अक्सर पूछता है इससे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी इंटरव्यू, और खासकर TCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इससे। तो एनीवे, सबसे अहम बात है कि इसमें कुछ चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगे इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले ऑब्जेक्ट रिलेशन है क्या। देखो होता क्या है कि जब तुम फेसबुक या गूगल जब चलाते हो, तुम सर्च मारते हो किसी के नाम का, तो मान लो तुमने एक्स नाम सर्च मारा, तो एक्स से जुड़े हुए सारे लोग का नाम आराम सीरियल वाइज ऐसे आ जाता है नीचे। तो ये कैसे आ गया भाई, सॉर्ट होता है। क्या वेब के पास कोई कंटेनर है जिस कंटेनर में उसने एस वाले सारे नाम को कंटेन करके रखा है? नहीं, ऐसा नहीं। वो सिंपली सारे नाम एक जगह डेटाबेस में जमा हुआ, ऐसा कुछ कंटेनर बना के नहीं रखा है। एस के लिए अलग, एस के तो हालत ख़राब हो जाएगा, कोई कंटेनर नहीं रखा। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि वो जो स्टोरेज किया है ऑब्जेक्ट्स का, एक सीरियलाइज, एक माने कि कंटिन्यू पैटर्न में किया है। एक उसको हम लोग प्रेसिस्टेंट मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, यानी कंटिन्यू लगातार स्टोरेज किया गया है, सीरियलाइज स्टोरेज किया गया है ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। ध्यान रखिए, एन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का लगातार स्टोरेज किया गया, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट स्टोरेज किया गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन कहते हैं। डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि लगातार मतलब कि सीरियलाइज या मतलब प्रेस्टीज, लगातार या कंटिन्यूअस स्टोरेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन कहते हैं। नहीं कहते हैं, तो बेसिकली यही है, वहाँ लगातार किया जाता है एक ऑब्जेक्ट का। इसलिए आप यहाँ पर उस कॉल मारते हैं नामों का, तो उसके अंदर से नाम निकल के आपको ऐसे आ जाते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सब कुछ सेव करके रख दिया गया है। असल में सीरियलाइजेशन की ज़रूरत हम लोग को वेब वर्ल्ड में ही पड़ता है, जहाँ वेब वर्ल्ड हुआ, फेसबुक वर्ल्ड हुआ, वही सब जगह पर इसका ज़रूरत पड़ता है। ऐसे नहीं पड़ता है नॉर्मल जो आप लोग का कंप्यूटर्स में नहीं, वेब वर्ल्ड में पड़ता है। तो समझ लीजिए, आपको डेफिनेशन थोड़ा टफ है, लेकिन इसको समझ लीजिए इसी तरह कि लगातार स्टोरेज एक ऑब्जेक्ट का हम लोग सीरियलाइजेशन कहते हैं। तो खैर, इसमें क्या होता है कि आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर सर्वर में सेव हो गया है, तो जो आपने ऑब्जेक्ट में सेव किया है, अगर आप उसको फिर क्लाइंट साइड पे उसको कॉल किया तो वो रीड होगा। तो ये जो रीड होगा, यहाँ से टू होगा है, इसको हम क्या कहते हैं? डिसीरियलाइजेशन कहते हैं। और रीड होकर के क्लाइंट साइट पर आ जाएगा, ठीक है, वो यहाँ दिखा देगा और सर्च में आपको ऐसा ऑप्शन दिखा देगा। तो डिसीरियलाइजेशन यानी कि प्रेस्टीज स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सीरियलाइज स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो हुआ, ऑब्जेक्ट किया गया, तो उसको हम लोग सीरियलाइजेशन कहेंगे। प्रेस्टीज स्टोरेज किए, और जब वो वहाँ से वापस आए क्लाइंट के कहने पर, सर्च ऑप्शन में दिख जाएगा, तो ये डिसीरियलाइजेशन हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। याद रखिए, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो क्लाइंट साइड पर एक्सेस आके देखिए डिसीरियलाइजेशन। तो तुमको क्या लगता है, तुमको सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन करना है तो नॉर्मल एक क्लास ए बना लोगे, उसको ऑब्जेक्ट बना लोगे। तो जो नॉर्मल क्लास जो तुम बनाओगे उसके अंदर उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, तो वो नॉन सीरियलाइज ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी कि वो सारे ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो कोई भी तुम ऐसे ऑब्जेक्ट लिख दोगे, कुछ भी करो इसमें, वो सब नॉन सीरियलाइज ऑब्जेक्ट कहा जाएंगे। बस आप डेफिनेशन को रट लीजिए और कुछ नहीं करना है। प्रेस्टीज स्टोरेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। अब यहाँ पर आइए, अब इसका देखते हैं प्रैक्टिकल। तो कोई भी क्लास लोगे वो क्या कहलाएगा? नॉन सीरियलाइज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इतना तो तय है मेरे भाई कि अगर तुमको सीरियलाइजेशन करना है तो ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज बनाना पड़ेगा, एक बात जान जाओ। लेकिन यहाँ तो नॉर्मल तुम लिख दो तो सब नॉन सीरियलाइज हो जा रहा है भाई। तो कैसे? तो एक इंटरफेस है जावा की दुनिया में, आईओ पैकेज के अंदर एक सीरियलाइजेबल इंटरफेस बोल करके एक इंटरफेस रखा हुआ है। इस इंटरफेस जो है ना, इसको मार्कर इंटरफेस कहते हैं। मार्कर इंटरफेस है, और ये इंटरफेस का बॉडी इम्पटी है। लेकिन जब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दोगे तो तुम्हारा क्लास जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये नॉर्मल क्लास था, इस नॉर्मल क्लास को तुम इम्प्लीमेंट कर दोगे उस इंटरफेस से, और उसके बाद इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नॉन सीरियलाइज नहीं कहलाएगा। तो देखो कैसे, वही काम किया है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, इसको डाला, तो यहाँ पर अब एक ही बार क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसका ऑब्जेक्ट जो बना ये सीरियलाइज ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ये सीरियलाइज ऑब्जेक्ट हो गया, तो मान लो इस ऑब्जेक्ट में तुमने कोई वैल्यू दो डाला, राइट किया, लिख दिया, तो इसको रीड करोगे यानी कि वापस बुलाओगे तो तुमको दो वापस दे देगा। यानी कि सीरियलाइजेशन चेक करने का फंडा सिंपल है। आपने जो चीज़ सेव किया,
अंदर में इनपुट सेव कर दिया, डाला। जब आप मांगे, डिमांड करें, तो आपको आउटपुट में वही चीज़ मिले जो आपने इनपुट में दिया था। समझ लेना कि ये आपका ऑब्जेक्ट serialization हुआ है, और उसका उल्टा डिसरियलाइजेशन होगा तो आपको वापस मिल गया ऑब्जेक्ट। अगर सीरियलाइजेशन नहीं हुआ रहेगा, वहाँ आपने कुछ गड़बड़ी रह गई या कुछ और हो गया, तो जब उसको डिसरियलाइज करने की कोशिश करोगे तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा रिटर्न हो गया, कुछ और रिटर्न हो गया। समझ लेना डिसरियलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये तो टेस्टिंग हो गया। सीरियलाइजेशन टेस्टिंग कैसे करोगे, आगे काम आएगा। फिर आते हैं अब ऑब्जेक्ट स्टेट ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट स्टेट बिफोर आफ्टर सीरियलाइजेशन। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट स्टेट, ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है। स्टेट देखिए, जावा के वर्ल्ड में स्टेट मतलब वेरिएबल को बोलते हैं, एंड फील्ड फंक्शन को बोलते हैं। तो देखो, एक मेंबर के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है स्टेट और बिहेवियर। बिहेवियर फंक्शन को बोलते हैं और स्टेट वेरिएबल को बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्टेट ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट स्टेट आफ्टर डिसीरियलाइजेशन, यानी जो सीरियलाइजेशन करते टाइम जो ऑब्जेक्ट स्टेट हम लोग डालेंगे, जो वेरिएबल डालेंगे, वो डिसीरियलाइजेशन के बाद वही वेरिएबल हमको मिलना चाहिए। ठीक है कि नहीं? जैसे कि हमने वेरिएबल डाला इंटीजर, तो इंटीजर वेरिएबल मिलना चाहिए, फ्लॉट तो फ्लॉट ही वेरिएबल मिलना चाहिए। ये बात यहाँ कहने की कोशिश की गई है, या फिर सेम वैल्यू मिलना चाहिए, यही बोला। यानी कि देखो, जैसे हमने टेक्स्ट फाइल बनाया, इस टेक्स्ट फाइल में ए ऑब्जेक्ट था, ए के अंदर मान लो 3 था, वहाँ तुम देख लो हमने 3 शायद पास किया, मान लो 3 पास किया एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये इसके अंदर अगर स्टेट इसका 3 है मान लो अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये 3 स्टेट इसमें डाल दिया। अब इसको तुम रिटर्न करोगे तो 3 ही बाहर निकलना चाहिए, तब तुम्हारा ये एक मस्ट कंडीशन है। ये तो टेस्टिंग वाली कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई थी अभी। अब जो क्लास ए मान लो इम्प्लीमेंट किया रिलेशन को, अब उसके अंदर ए इंट ए कर दिया, एक इंट कर दिया इंटीजर, एज एन आर्गुमेंट पास किया, तो एक लोकल वेरिएबल हो गया ए। अब इस क्लास के अंदर इस मेथड को बंद कर दिया। एक्चुअली ये ए जो है आपको एक कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर से हेल्प से ए न्यू A3 एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 पास किया है, तो ये राइट क्या हो जाएगा, 3 चला जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हेल्प से जो ऑब्जेक्ट हमने ए बनाया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 जाएगा और 3 को टेक्स्ट फाइल में लिख देगा, और ये वही चीज़ को वापस टेक्स्ट फाइल भेजेगा। ए ऑब्जेक्ट में 3 वापस कर दिया, टेक्स्ट फाइल 3 ही वापस करेगा, तो समझना कि ये सीरियलाइज था। तो ये टेक्स्ट फाइल के सब समझ रहे हैं कैसे सीरियलाइज। और जो लिखा जाता है वो सीरियलाइजेशन होता है, वो आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर ही होता है। वो टेक्स्ट फाइल में ही जाकर के सीरियलाइजेशन जो है के वैल्यूज़ को अंदर डालेगा। सीरियल मैंने ऑब्जेक्ट के स्टेट जो है वो उसको टेक्स्ट फाइल के अंदर ही लिखता है। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल हम लोग को बनाना पड़ेगा, ये कंडीशन है। प्रैक्टिकली आप सिस्टम नेट पर कंप्यूटर पर बैठ के कैसे टेक्स्ट फाइल बनेगा, ये तो आपको जब लैब करेगा तब समझ में आएगा। फिलहाल थ्योरी समझ लीजिए अच्छे से, मुश्किल नहीं है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, आप करेंगे कैसे। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन है क्या, अगर कोई कहेगा सीरियलाइजेशन है कि नहीं, तो उसके क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये बताएं। अब उसको आते हैं प्रोग्राम करते हैं। तो पहले IO क्लास को तो इंपोर्ट कराना होगा, क्योंकि जो सीरियलाइजेशन इंटरफेस वो तो IO के अंदर है, तो उसको तो हर हाल में कराना होगा। तो उसको जो है कि नहीं हमने इंपोर्ट कराया, ठीक है। और IO को इंपोर्ट कराने के बाद हमने पब्लिक क्लास लिखा। अब इस पब्लिक क्लास में ये सीरियलाइजेशन का कोड से कैसे आप सीरियलाइज कराओगे अपने कंप्यूटर पर बैठ के, तो ये पब्लिक एक क्लास बना लो, पब्लिक वर्ड के अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो और B क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। यहाँ देखो हो क्या रहा है, A क्लास ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है ये कोई पैरामीटराइज नीचे इसका बना देंगे क्लास को, ठीक है। इस कोडिंग के नीचे क्लास A और क्लास B को लिख देंगे, क्या दिक्कत है, पहले लिख के बाद ही लिख देंगे, कोई दिक्कत हो ना। मेन मेथड को पहले लिख दिया, तो जाहिर सी बात है क्लास A जो है, इस क्लास A के अंदर कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, तभी तो A3 लिखा है, जाहिर सी बात है। उस कंस्ट्रक्टर में 3 वैल्यू पास करने की ऑब्जेक्ट जो बनेगा इस क्लास का A बनेगा, जो A रेफरेंस वेरिएबल है, तो आगे चल के ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है A, तो क्लास A का ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है A, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या 3 होगा, स्टेट बराबर 3 है, तो ये 3 वेरिएबल भरा हुआ है इस A के अंदर। अब यहाँ देखो, यहाँ B बनाया, न्यू B के अंदर से A पास कर दिया। जब B के अंदर से तुम A पास करते हो तो ये B उठ कर कहाँ A कहाँ चल जाएगा, B के अंदर चल जाएगा। यानी कि जो रेफरेंस वेरिएबल B है, वो ये रेफरेंस वेरिएबल B है, वो क्या होल्ड कर रहा है, A ऑब्जेक्ट को अपने अंदर होल्ड कर रहा है, और इस A ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है 3 है, यानी B के अंदर अल्टीमेटली क्या भरा हुआ है, 3 भरा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो सीरियलाइज होते हैं, सीरियलाइजेशन वाले कोड्स हैं, ये आपको
अगर आपको ध्यान हो एक्सेप्शन, तो ये चेक एक्सेप्शन के साथ जुड़ा है, तो चेक के साथ जुड़ा है तो हमको मैकेनिज्म मस्ट देना होगा, अगर नहीं दोगे तो कहीं भी कोड पहले ही एरर मार देगा और अगर एरर नहीं मारा तो आप कोड डालिएगा, सस्पेंड करने से बचाएगा। तो ये कर दिया, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ा, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा। अब आते हैं फाइल आउट स्ट्रीम एफएस। जाहिर सवाल, एक फाइल आउट बोल करके एक क्लास है, उस क्लास को का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, न्यू फाइल आउट स्ट्रीम कर दिया यहाँ एफएस वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ एज एन आर्गूमेंट टी डॉट टेक्स्ट पास कराया, इसलिए पास कराया कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है इस फाइल में, ये इस टेक्स्ट को होल्ड कर ले। ये टेक्स्ट फिक्स का तो जरूरत पड़ेगा, टेक्स्ट फाइल बनाना तो पड़ेगा हम लोगों को, टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हम लोग ऐसा ये क्लास यूज़ किए हैं और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फाइल घुसा दिया। ठीक है, अब देखो क्या करता है, लेकिन आउट लिखा है यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट आउट स्ट्रीम, ये एक और क्लास है, इस क्लास का ओएस बोल करके हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया, न्यू ऑब्जेक्ट आउट स्ट्रीम लिखा और एफएस पास करा दिया, एफएस के अंदर से पास कराया। तो अब ये जो ओएस आपको दिख रहा है, इस ओएस में ये जो एफएस पास कराया, ये टेक्स्ट फाइल अब इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया, तो चला गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये आउट ऑब्जेक्ट आउट स्ट्रीम जो है, असल में इसको यूज़ इसलिए कहते हैं कि इस क्लास के अंदर एक राइट ऑब्जेक्ट बोल करके मेथड है, और इस मेथड की खूबी ये है कि ये मेथड आपको, आप जो भी दीजिएगा वो राइट ऑब्जेक्ट टू ए फाइल, यानी ऑब्जेक्ट को एक फाइल के अंदर लिख देता है। इस मेथड की ये खूबी है, दो खूबियाँ हैं, पहली खूबी है और दूसरा चीज़ कि वो सीरियलाइज्ड फॉर्म में लिखता है। तो देखिए, इस मेथड को कॉल किया, रेफरेंस वेरिएबल दे करके इस मेथड को कॉल किया और मेथड में बी को पास कर दिया, ये जो बी था। अब ये जो बी ऑब्जेक्ट है वो इस टेक्स्ट फाइल में, ओएस टेक्स्ट फाइल में हमने इसको ओएस टेक्स्ट फाइल को लिंकअप कर दिया है इसके साथ। ठीक है, अब ये दोनों लिंकअप है, जैसे बहुत ओएस टेक्स्ट फाइल से इसको कॉल किया तो इस ओएस के अंदर एफएक्स है, एफएक्स के अंदर टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में जाकर के भी लिख देगा सीरियलाइज मैनर में, और जब सीरियलाइज मैनर में लिखेगा ऑब्जेक्ट फाइल को लिख दिया। अब आते हैं सिस्टम डॉट बिफोर बी डॉट गेट रेफरेंस गेट वैल्यू, यानी कि मेथड से मेथड कॉल हो रहा, ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है। इस मेथड से इस मेथड को अगर आप थ्रेड याद होगा तो वही थ्रेड वाला काम यहाँ पर हो रहा है। मेथड से मेथड कॉलिंग समझना है तो जाकर थ्रेड में समझ लीजिए, वही थ्रेड वाला फंडा से बी डॉट रेफरेंस किया, बी डॉट गेट वैल्यू किया। क्यों किया भाई, तो बी डॉट गेट रेफरेंस किया मतलब क्या, बी के अंदर जो रेफरेंस है वो बाहर निकले। गेट रेफरेंस, बी के अंदर क्या रेफरेंस छुपा है, बाहर निकल जाए, तो बी के अंदर तो ए छुपा हो तो फट से बाहर निकलेगा। अब ए डॉट गेट वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, ये तो होल जो है ए बन जाएगा, ए डॉट गेट वैल्यू। अब ए के अंदर जो वैल्यू हो गेट होगा तो तुरंत गेट क्या होगा, थ्री प्रिंट करा देगा, यानी कि हमने 3 डाला है, ये 3 इस फाइल में सेव कर दिया है साइज में। अब वर्ड डॉट क्लोज कर देंगे, ये क्लोज एक मेथड है और वो भी इसी क्लास के अंदर लाई करता है आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। इसके हेल्प से हमने फाइल को क्लोज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अगर आप लोगों ने सी पढ़ा होता वो याद होगा कि फाइल को अगर तुम खुला छोड़ दोगे तो उसमें से डाटा लॉस होने का डर रहता है, इसलिए क्लोज कर दिए। फाइल हैंडलिंग में पढ़ना सी में, तो फिलहाल अभी फाइल हैंडलिंग आप याद रखिए, फाइल हैंडलिंग वैसे यहाँ लिखा है देखो, और फिर यहाँ पर कैच एक्सप्रेशन लगा करके एक्सप्रेशन प्रिंट डॉट एल करके इसको बंद कर दिया। तो ये सीरियलाइज का कोड हो गया कि ए और बी के अंदर क्या लिखा जाएगा मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो देखिए यहाँ कितना कुछ लगा है, कॉन्सेप्ट देखिए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को कैसे लिखते हैं ये कॉन्सेप्ट जो कि आपको मालूम नहीं, इसको जाकर दोस्त से या सर से पूछना है कि भाई कैसे ये फाइल, ये क्लासेस जो हैं ये क्या गेम खेल रहे हैं और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर कैसे इस वेरिएबल के अंदर आ जा रहा है ये बताओ। उसके बाद ये इसका फिर से फाइल को यहाँ क्यों आप एज आर्गूमेंट पास करा रहे हैं, और उसके बाद इस मेथड को कॉल करेंगे तो आप बहरहाल आपको समझ में आ चुका है। फिर अगर ये जानना है यहाँ पर 2 चीज़ आपको समझ में आना है, 2 चीज़ सिखा गया, 2 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो फंक्शन को थ्रेड पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, और ये क्लोज तो अगर फाइल हैंडलिंग ध्यान हो तो हो जाएगी, इतना बड़ा चीज़ नहीं है। तो खैर अब ये बी राइट हो चुका है, 3 जो है टेक्स्ट फाइल में राइट हो गया। ठीक है, आपको फाइल को क्लोज कर दिया। अब डिसीरियलाइज करेंगे और अगर देखेंगे अगर वही आ गया तो काम हो जाएगा। ए और बी जो क्लासेज हैं, जाहिर सी बात है इन क्लास को भी मुझे डिफाइन करना होगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको डिसीरियलाइजेशन समझा दोगे। दोनों में ए और बी सेम रहेंगे। डिसीरियलाइजेशन के मेन सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन के मेन जो मेथड है उसका कोड बदलता है। तो खैर डिसीरियलाइजेशन में आते हैं, इसमें आईओ को इंपोर्ट कराया, बनाया, क्लास ए और बी का ऑब्जेक्ट बनाया, सेम उसी वे में सब कुछ करते आए हैं। ट्राई डिसीरियलाइजेशन के अंदर डाला। अब यहाँ जो वहाँ फाइल आउट था यहाँ फाइल इनपुट स्ट्रीम हो जाएगा, FISTS.TXT, यानी कि अब टेक्स्ट फाइल से कुछ निकलेगा, टेक्स्ट फाइल भी वर्क एज अ इनपुट देगा।
वहाँ पर आउट था तो टेक्स्ट फाइल आउटपुट ले रहा था, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल इनपुट है तो इनपुट दे देगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ओवाइस, यहाँ भी आउट की जगह इनपुट कर दिया, ओवाइस बनाया, न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट ओवाइस, सेम वही काम किया है, फाइल्स को इसमें होल्ड कर लिया। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर जब दोनों जगह इनपुट यूज़ किया तुमने कर लिया, तो फाइल खुद ब खुद वैल्यू लेने वाला हाल में नहीं, फाइल खुद ब खुद वैल्यू थ्रो कर देगा, फेंकेगा बाहर। लेकिन जब वो थ्रो करेगा तो शायद फाइल जो है, जहाँ तक मुझे याद है सर बोले थे कि वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में फेंक, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में फेंक देता तो हम लोग का काम हो जाता। लेकिन फाइल दरअसल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जहाँ तक लग रहा है कि नहीं फेंक रहा, वो किस रिटर्न जो दे रहा वैल्यू वो इंटीजर या कुछ, क्योंकि अंदर 3 है तो इंटीजर या कोई फ्लॉट के तौर में देता होगा। तभी हम लोग क्या करते हैं, इसे OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट तुम करो, ये तो मेथड है रीड ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर लाई करता है, इसलिए OIS बोल करके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के FIS फाइल को उसमें एज एन आर्गूमेंट, FIS वेरिएबल को एज एन आर्गूमेंट पास किया है, और इस FIS वेरिएबल में ये टेक्स्ट फाइल है। तो जब ये टेक्स्ट फाइल है और ये बनाया, उसके बाद OIS डॉट ऑब्जेक्ट कॉल किया, तो चूँकि ये फाइल तो इस क्लास का लिकअप कर दिया मैंने, तो असल में ये क्यों फाइल को हम यहाँ पर अंदर डाल रहे हैं, टेक्स्ट फाइल जो ये ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट फाइल जो है कि नहीं इस वेरिएबल में तभी आ सकता है जब इस क्लास का यूज़ किया जाए, और इस क्लास का यूज़ करके इसमें डाल दिया। अब इस वेरिएबल के अंदर जो है बाहर किया और OIS से लिंकअप कर दिया, और OIS से जब इसको कॉल किया गया है इस मेथड को, तो इस मेथड को कॉल किया तो ये मेथड वर्क किस पे करेगा, तो ये जैसे बात है फाइल पर वर्क करेगा। तो फाइल इस क्लास से जुड़ा रहेगा तब तो इस क्लास से जोड़ दिया है FIS करके, FIS में अल्टीमेटली वो फाइल ही है तो जुड़ गया। तो जब उस टाइम वहाँ क्या था, राइट था, OIS डॉट राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रीड होगा, कहाँ से रीड होगा भाई, तो FIS के अंदर से, यानी टेक्स्ट फाइल के अंदर से रीड किया जाएगा। तो रीड किया जाएगा तो वैल्यू रिटर्न हो, बाहर फेंकेगा फाइल, बाहर जब फेंकेगा फाइल वैल्यू रीड करते टाइम, तो वो शायद इंटीजर वगैरह का फॉर्म भरेगा, तो उसको इंटीजर के फॉर्म में तो हमने तो डाला था क्या, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और निकलेगा इंटीजर के फॉर्म में, तो वो सेम होगा भी तो हम लोग का इक्वल मैच नहीं करेगा, तो वो डिसरियलाइज हो जाएगा। हम लोग कहेंगे गलत है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, तो उसको तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म, उसमें तो कोई गलती नहीं है ना, ये तो सिलाई मैनर में है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो बदलने के वजह से हम लोग का गड़बड़ी होगा, तो टाइप को तो ठीक करना होगा। तो ठीक करने के तरीके का सिंपल कास्टिंग कर देंगे। सी में आपको ध्यान होगा, कास्टिंग हम लोग करते थे कि मान लो अगर फ्लॉट है, ये एफ जो वेरिएबल है इसमें फ्लॉट वैल्यू छुपा हुआ है, फ्लॉट इस मैंने ये वेरिएबल का टाइप ही डिक्लेयर किया था, फ्लॉट 2.5 था। अब यहाँ इंट आई किया, तो आई इक्वल टू इंट ऐसे कर दोगे, यहाँ इंट नाम लिखा तो फ्लॉट वेरिएबल सीधे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। वही काम यहाँ किया हमने, क्लास बी ले लिया, उसके बगल में OIS कर दिया, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट ही निकल गया, तो वो क्लास बी टाइप का हो गया। ठीक है, अब क्लास बी टाइप कर दिया हमने, उसको क्लास बी टाइप कर दिया, कास्टिंग कर करके क्लास बी टाइप कर दिया। हो सकता है शायद वो अंदर से क्लास ए का रिटर्न होकर आ रहा था अंदर से, हाँ शायद रिटर्न जब हो रहा है तो रीड होते टाइम वो क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन के रीड हो रहा था, तो क्लास बी में हमने कन्वर्ट किया। जा सकता है किसी और वाले में क्लास बी के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया, और जाहिर सी बात है क्लास बी का ऑब्जेक्ट होल्ड करने के बी रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ता है, तो क्लास बी टाइप अगर हो गया है ऑब्जेक्ट, तो क्लास बी टाइप ऑब्जेक्ट को सिर्फ बी रेफरेंस वेरिएबल होल्ड कर सकते हैं, डिक्लेयर कर दिए, तो बी को लिया इसमें घुसा दिया। अब यहाँ पर SOP आफ्टर प्लस कॉन्ग्रेटेशन किया बी डॉट गेट रेफरेंस, इसके अंदर जो रेफरेंस जो निकलेगा, तो रेफरेंस क्या है, ए है, निकलेगा। फिर ये मेथड कंप्लीट हो गई, ए डॉट गेट वैल्यू प्रिंट कराएगा, देखोगे 3 आ गया तो समझना कि डिसलेशन हुआ है, नहीं तो डिसलेशन बराबर हो गया, देखोगे तो कहोगे हाँ ये सिलेक्शन था, नहीं तो कहो तो ये नहीं था। यहाँ पर फाइल को क्लोज कर दिया है, फिर सिंपल वही कैश ब्लॉक लगा दिया। अब आते हैं दोनों पार्ट में, ऐसा आधा पर नहीं, यहाँ पर भी तुमको ए और बी को डिक्लेयर करना होगा, यहाँ भी तुमको ए और बी को डिक्लेयर करना होगा, तो वो ए बी क्या है, अब आते हैं समझते हैं अच्छे से। तो देखो एक मेथड है इसमें आर्गूमेंट, फिर इसको क्या ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए है यहाँ पर छुपा हुआ। अब पहले क्लास बी को करते हैं, तो क्लास बी को जैसे इंप्लीमेंट करना होगा हम लोग सीरियलाइजेशन से। क्यों, क्योंकि सीरियलाइजेशन से इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सीरियलाइजेशन इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो तुमको सीरियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मैं तुमको पहले ही बताया था कि सीरियलाइजेशन से ही सीरियलाइज बनाना होगा, क्लास ए और बी को क्या करना होगा, सीरियलाइज बनाना। अगर तुमको किसी भी सीरियलाइजेशन की क्लास में सारे क्लासेस सीरियलाइज होने चाहिए, अगर कोई भी क्लास सीरियलाइज नहीं हुआ, ये जान लो अच्छे से कि सीरियलाइजेशन करते वक्त कोडिंग को सारे के सारे क्लास को सीरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए। अगर सारे के सारे क्लास में से कोई भी एक क्लास सीरियलाइज फॉर्म में नहीं हुआ तो तुरंत एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, और एक्सेप्शन का नाम कुछ है नॉट सीरियलाइज एक्सेप्शन, यहाँ पर आप रट लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं क्या हुआ होता है। तो देखने के लिए यहाँ पर लगा है इम्प्लीमेंट ए, क्लास बी इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल किया, अब उसका से अब देखो A1 कर दिया, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल
डिक्लेयर कर दिया ए वन को, बी ए टू किया। यहाँ बी के अंदर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और ए रेफरेंस फंक्शन नेम ए को यहाँ यूज़ करते हुए किया है। अब देखो ए टू बराबर ए है, ए वन बराबर ए वन इज इक्वल टू ए टू कर दिया, यानी कि ए टू के अंदर जो भी चीज़ होगा वो ए वन में चल जाएगा। तो ए टू के अंदर क्या है, ए है, और ए अब ए वन के बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या पब्लिश से ए गेट रेफरेंस कर दिया, रिटर्न ए वन कर दिया। देखो यहाँ पर वजह क्या था हमको ए वन को बाहर डिक्लेयर करने का, यहाँ एक फंक्शन है, एक कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको यूज़ किया था। अब यहाँ एक पब्लिक ए गेट रेफरेंस एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न ए वन डाला है। अगर हम इसको यहाँ यूज़ करना चाहते हैं इस फंक्शन में, तो लोकल वेरिएबल का खूबी है कि वो सिर्फ अपने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो सकता है, बाहर यूज़ करोगे बिना डिक्लेयर के तो एरर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम यूज़ करते तो एरर हो जाता है, इसीलिए इस ए वन को यहाँ ग्लोबल बना दिए हैं, क्लास के अंदर होगा लेकिन फंक्शन के बाहर कर दिए हैं। और यहाँ पर ए टू अपना लोकल है, तो ए टू जो लोकल है बी कंस्ट्रक्टर में, तो ए टू के अंदर ए अगर वैल्यू है तो ए वन में आ गया और यहाँ पर रिटर्न ए वन कर दिया। अब ठीक वहाँ क्लास ए करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा भाई दोस्त। इंट किया, यहाँ भी इंट ए कर दिया, डब्लू वन, यहाँ भी देखो ग्लोबल किया और एक लोकल कर दिया, गेट इंट वैल्यू रिटर्न ओ डब्लू ये कर दिया। लेकिन ये सब कोडिंग क्यों किए, क्या किए, सही समझ में नहीं पा रहे हैं। इसको आस्क टू फ्रेंड रखिए। यहाँ बस कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं कि जैसे बी आई डॉट न्यू बी है, जब इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए जो है कि नहीं बी डॉट गेट रेफरेंस करोगे तो गेट वैल्यू पे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ बी डॉट गेट रेफरेंस तुम जैसे ही करोगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए आ जाएगा, यानी कि ये होल सिस्टम ए हो जाएगा। ए डॉट गेट वैल्यू करोगे तो 3 फेंक देगा, तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्यों फेंकेगा। लेकिन ये वाला जो कोडिंग है यहाँ पर हुआ है, ये कोडिंग क्यों हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आया। इसको आप तो फ्रेंड रखिए। और इधर देखिए यहाँ कुछ लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं, इफ़ वी डोंट रिलेशन इंटरफेस क्या क्या हो, तो वही बातें हैं। अगर हम सारी चीज़ को सीरियलाइज़ करना हो, सारे क्लास को नहीं करें तो क्या एक्सेप्शन हो सकता है, इसीलिए यहाँ क्लास ए को हमने सीरियलाइज़ किया है। इन केस ऑफ सिलेक्शन डोंट यूज, एक मॉडल यूज़ नहीं करना, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। यूज विल बी ड्यूरिंग डिसलेक्शन। क्या होगा अगर आपको एक ट्रांजेंट मॉडिफायर यूज़ करोगे तो डिसलेक्शन टाइम आपको जो है कि नहीं वो वैल्यू को ही गायब कर लॉस्ट करा देगा। तो फिर आप कभी चेक ही नहीं कर पाओगे वो सीरियलाइज़ है कि डिसलाइज, और फिर सीरियलाइज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। जब उसका वैल्यू लॉस्ट हो जाएगा डिसलेक्शन टाइम तो फ़ायदा क्या होगा। सीरियलाइज़ किए थे हम ताकि आराम से उसको डिसलाइज कर, तो वो ही नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या। अब आते हैं इन केस ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी देयर इज़ नो चांस ऑफ स्टैटिक मॉडिफायर। हम लोग स्टैटिक मॉडिफायर को भी नहीं यूज़ कर सकते, स्टैटिक मॉडिफायर जो होता है एग्जीक्यूट होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता। इसीलिए तो सब पढ़ने वाली बातें पढ़ लीजिएगा।